हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ आज का मेरा विषय यूएसए के उस एयर स्ट्राइक से है जो इसने कल ही येस्टरडे आई मीन थर्सडे को किया है ह्यूथी रिबेल्स पर। ह्यूथी रिबेल्स कौन है? ह्यूथी रिबेल्स जो यमन को पूरी तरह से कैप्चर कर चुके हैं और जिन्हें माना क्या जा रहा है, समझा ही जा सकता है कि जिससे डायरेक्ट सपोर्ट ईरान से मिल रहा है और ईरान ही उसे हर तरह की मदद, सैन्य मदद करता रहा है। अब यह एक रिबेल ग्रुप है और इसने इतनी अपनी ताकत बढ़ा ली है यमन में कि करीब करीब अब यमन ऐसा दिखता है कि इन्हीं के कब्जे में है। और ये एक तरह से माने तो विद्रोही जाते हैं और ये रिबेल्स माने जाते हैं, लेकिन चूंकि इन्हें सपोर्ट ईरान से मिल रहा है तो सैन्य शक्ति इनकी काफ़ी बढ़ी हुई है। और इसका एक रिफ्लेक्शन ये दिखला रहे हैं, चूँकि ये पैलेस्टाइन के सपोर्ट में रहते हैं और पैलेस्टाइन के सपोर्ट में होने की वजह से इज़राइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें ये सीधे तौर पर हमास के सपोर्ट में है। और हमास के सपोर्ट में है तो ऑब्वियसली नेचुरली ये पैलेस्टाइन के सपोर्ट में है। पैलेस्टाइन के सपोर्ट में है तो आप कह सकते हैं कि जो लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप है उनसे भी इनकी सिंपैथी है। तो अब और इसकी वजह से हो ये रहा है कि ये जो रिबेल ग्रुप हैं ये रेड सी से होते हुए जो भी मर्चेंट वेसल्स, शिप्स, कार्गो शिप्स पास कर रहे हैं उस पर ये सीधा अटैक कर रहे हैं। इनका मानना है कि अगर हमें इसराइल को सपोर्ट करने वाली शक्तियों को रोकना है या उन्हें डेटर करना है या उन्हें किसी तरह की चुनौती या खबरदार करना है तो रेड सी से होने वाले जो भी वेसल्स और मर्चेंट शिप्स, कार्गो शिप्स गुजरते हैं उस पर हमें छद्म तरीके से अटैक करना होगा और दुनिया को ये मैसेज देना होगा कि आप इसराइल को सपोर्ट करना बंद करें। अगर आप इसराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो भी कार्गो उधर से गुजरेगा, कार्गो शिप, वेसल्स, जो भी छोटे बड़े जो भी गुजरेंगे उसको हम नष्ट नाबूद कर देंगे और तबाही आपकी मचेगी, पूरी दुनिया में इसका असर होगा। तो सीधा संवाद या सीधा मैसेज उनका यही है देने का कि वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि दिस इज़ टाइम एंड राइट टाइम दैट यू शुड स्टॉप सपोर्टिंग इज़राइल। अब ये कहना यही चाहते हैं, पर उधर इज़राइल है कि वह भी तैयार नहीं है इस बात को मानने के लिए कि वो अपना अटैक हमास पर कम करे। हमास को उसने भी तय कर लिया है कि किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह बार बार जिस तरह से घटना उधर से हो रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये एक लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका अपना ये लॉजिक है और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो अमेरिका उन्हें सपोर्ट कर रहा है। नेचुरली उसकी ताकत अमेरिका से आती है, इसराइल की ताकत अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्रीज से भी है। ऑब्वियसली जब अमेरिका उन्हें सपोर्ट कर रहा है तो यूके भी कर रहा है, चूँकि यूके और अमेरिका में एक ऐसा गठजोड़ है कि पता नहीं चल पाता कि कौन क्या है। एक दूसरे के लिए खाते पीते जीते मरते हैं ये दोनों देश। तो फिर ऑब्वियसली वो उनके साथ उनका भी कॉम्बिनेशन है और इन दोनों देशों ने मिलकर के ह्यूथी यहूदियों पर अटैक किया है। और किन पर किया है? ये लोग जो ये काम कर रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं वेसल्स पर जो रेड सी से होते हुए अरब सागर में आता है, जो जहाज़ें आती हैं उस पर भी प्रहार करते हैं। यहाँ तक कि वो थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं, रेड सी से आगे निकलते हुए अरबियन सागर में आ जाते हैं, अरबियन सी में, और यहाँ से भी वो अटैक करते हैं। अभी पिछले महीने दिसंबर महीने में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हमारा भी एक जहाज़ शिकार हुआ था इनके इस तरह के जो भी प्रयोग किए जा रहे हैं, जो अटैक किए जा रहे हैं, और भारत ने इसे सीरियसली लिया
और अब आज की तो स्थिति ऐसी है कि भारत के 10 बड़े बड़े जो वॉरशिप्स हैं पूरे अरबियन सी में अब चक्कर काट रहे हैं, उस फुल्ली लैस हैं। वो किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं अगर इस तरह का कोई भी अटैक हूती रिबेल्स की ओर से किया जाता है, क्योंकि इससे भारत का व्यापार अफेक्टेड होता है। भारत का व्यापार तो अफेक्टेड होता है ये भारत के नज़रिए से, लेकिन अगर आप ऐसे भी देखें तो दुनिया भर के देशों का व्यापार अफेक्टेड होता है। लेकिन उसके लिए यूएसए ने एक लूज आप कह सकते हैं कि ग्रुप बनाया था करीब करीब 20 कंट्रीज़ का, जिसमें एक्सपेक्ट किया था कि वो सारे लोग मिलकर के, वो सारे देश मिलकर के हूती यहूदियों को कंट्रोल करना चाहेंगे। परंतु अपनी अपनी वजहों से ये सारे देश उसमें आए नहीं। भारत ने भी उसे बाय बाय कर दिया। लेकिन अपनी तरफ से भारत पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारी और अपने जो इसके जो सैन्य शक्ति है उसको वहाँ पर उसने स्थापित कर दिया है। और जब भी मौका लग रहा है तो भारत भी ऐसे जो अटैक करने वाले जो रिबेल्स हैं उन्हें वो उन पर प्रहार कर रहा है और उन्हें पकड़ भी रहा है। तो भारत तो अपनी ओर से कर रहा है। लेकिन ये घटना जो घटी अमेरिका क्यों उन पर प्रहार कर रहा है, ये बात जानना जरूरी है। बहुतों को पता भी होगा, पर जो नहीं जानते होंगे ये उन्हें यह समझना कि चूँकि इज़राइल ने यह ठान लिया है कि हमास को बिना नस्ल नाबूद के, उसने एकदम पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ज्योग्राफी बदलेंगे इस दफ़ा हमास नक्शे से हटेगा। मतलब नक्शे से हटेगा ऐसा उसने सीधे तो कहा नहीं था, परंतु इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने यह कहा था कि इस बार हिस्ट्री ही नहीं ज्योग्राफी भी बदल कर रख देंगे। और मुझे जैसा लगता है और सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि इस बार जो हमास है उसके लिए स्थिति काफ़ी गंभीर है। इज़राइल मानने को तैयार नहीं है। इज़राइल ने अमेरिका को मैसेज दे दिया है कि हर हालत में हम ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हमास को पर हमारी बमबारी होती रहेगी और उसे अब वही अपने आप को अगर कंट्रोल करें तो करें, हमारी ओर से कोई उस पर रेस्ट्रेन नहीं होने वाला है। और उनके सपोर्ट में कोई भी जो मिडिल ईस्ट का कोई भी देश अगर उन्हें सपोर्ट करता है तो वो भी इज़राइल का एनिमी नंबर 1 माना जाएगा और उस पर भी इज़राइल सीधा नज़र ही नहीं रखेगा, उस पर अटैक करेगा। और वही उसने किया भी है। अभी लेबनान में जो हिज़बुल्लाह ग्रुप है उस पर भी उसकी चढ़ाई हो रही है, उसे नस्ल नाबूद करने की तैयारी, दो तरफा वॉर आप कह सकते हैं कि इज़राइल ने शुरू कर दिया है। पैलेस्टाइन का तो पता ही है कि अब वहाँ भी जो हिज़बुल्लाह ग्रुप का तो वहाँ भी पूरा कंट्रोल बढ़ता ही गया है। तो देख ही रहे हैं, तो उधर भी अटैक हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि चूँकि इज़राइल ऐसे किसी भी अटैक को जो उसकी ओर करेगा, मिडिल ईस्ट के कोई भी कंट्री का कोई भी शक्ति अगर ऐसा करना चाहती है तो वो सीधा सीधा उनके साथ भी लड़ाई में उलझेगा और उन पर भी प्रहार करेगा। अब ऐसी स्थिति को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि यह ज़्यादा वॉर एस्केलेट नहीं कर जाए, ज़्यादा बढ़े नहीं। क्योंकि अगर यह ज़्यादा बढ़ता है, लड़ाई बढ़ती है, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्टेड होगी और हो सकता है कि इसमें चाइना और रसिया भी इन्वॉल्व हो। और ये हो ही सकता है, इसलिए हो सकता है कि हूती ग्रुप को जो यमन में है और यमन को जिसने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है, उसको तो ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान की बदौलत ही उसके पास इतनी सैन्य शक्ति आई है, यह सभी जानते हैं। और ईरान को चाइना सपोर्ट कर रहा है और चाइना को रसिया सपोर्ट कर रहा है। ये जो एक त्रिभुज बना हुआ है, उसको देखते हुए अमेरिका ने सीधा ये मैसेज दिया है। बाइडेन साहब ने साफ साफ कहा है कि ये जो हूतियों पर अटैक हुआ है ये मेरे आदेश के अंतर्गत हुआ है। मैंने आदेश दिया था कि हूती पर आप प्रहार करो, और यमन पर ज़बरदस्त बमबारी हुई है अमेरिका और
इंग्लैंड की ओर से, इसी वजह से। और इसमें दोनों बातों को वो साफ लेकर के चल रहे हैं। एक तरफ इज़राइल को कंटेन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसा कि दिखता है। कितना कर रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन यह दिखता है जैसे वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूरा दौरा कर रहे हैं, ब्लिंकन साहब, मध्य पश्चिम एशिया में, जिसे मिडल ईस्ट भी हम कहते हैं। और अलग अलग देशों में हर जगह वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वहाँ के जो कर्णधार लोग हैं अलग अलग, चाहे वो सऊदी अरब हो, लेबनान हो, पैलेस्टाइन हो, कटार हो, आप जिसका भी नाम ले लें, तो ये सब सभी कंट्री वो जा करके इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कम से कम डायरेक्टली ना उलझें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उलझेंगे तो चीज़ें संभलेंगी नहीं, इसराइल उधर मानेगा नहीं, और हमें इसराइल को बैकअप करना है तो हमें भी उसमें उतरना ही पड़ेगा। अब ये बात तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन एक दूसरी स्थिति ये है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि वो डायरेक्टली अब इसमें इसराइल के साथ उलझें। इसलिए चूँकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है कि जब भी वो साथ आए हैं, इसराइल के खिलाफ गए हैं, तो मुँह की खानी पड़ी है। इस दफ़ा वो फूंक फूंक कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सीधी लड़ाई में वो उतर नहीं रहे हैं, यह बात भी सही है, लेकिन बैकअप दे रहे हैं ऐसे ऐसे जो टेररिस्ट ग्रुप्स या जो विद्रोही ग्रुप हैं अलग अलग देशों में, जैसे यमन में हूती हैं, हिज़बुल्लाह है उधर, लेबनान और पैलेस्टाइन को भी वो एक कंट्रोल तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ वो उनकी वहाँ पर पकड़ है। तो ऐसी स्थिति में कुछ तो किया जाना आवश्यक था, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया है। और अब इसके क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? अब मुझे लगता है कि इसके इम्पैक्ट भारत के लिए तो बहुत ही सीधे तौर पर एडवर्स पड़ने वाले हैं। और भारत के साथ तो सभी देशों पर इसके जो इम्पैक्ट हैं पड़ेंगे, लेकिन भारत पर सीधे इसलिए पड़ने वाले हैं कि भारत का एक 10% का जो व्यापार है वो रेड सी के माध्यम से ही होता है, उधर से ही। और उसकी वजह से क्या है कि ये जो सप्लाई में जो कॉस्ट है वो काफ़ी उससे रिस्ट्रेंड हो जाता है, कम हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। लेकिन अब इसी लड़ाई की वजह से, इसी हूती ग्रुप के इस तरह के जो हरकत हो रहे हैं, उसकी वजह से अब कई शिपिंग कंपनियों ने उस रास्ते को ही छोड़ देना मुनासिब समझा है। अब वो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा करके ही वो जाना चाहते हैं, अपने ट्रेड रूट को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। अब ऐसे में भारत, चूँकि अमेरिका और रसिया, इंग्लैंड, इनका जो अपना ग्रुप है उसके साथ शामिल होकर के इस तरह का कोई मैसेज नहीं देना चाहता है कि वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के खिलाफ है, तो उसने बिल्कुल अमेरिका, इंग्लैंड से इस बात को लेकर के किनारा कर लिया। आप ये ना सोचो कि हम इसराइल को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा अपना इंटरेस्ट जहाँ भी होगा हम उसे देखेंगे, लेकिन जब आप ग्रुप बना करके वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के को कहीं से कंटेन करना चाहेंगे तो उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं होगी। भारत का ये मैसेज साफ है। और वैसे भी चूँकि भारत भी नहीं चाहता है कि चाइना के साथ स्ट्रेट अवे डायरेक्टली अभी इसी वक्त उलझना पड़े, चाइना भी नहीं चाहता है, यह भी बात सच है। और साथ ही साथ भारत यह भी चाहता है कि रसिया भी सीधे तौर पर तो नहीं, परंतु वह भी एक तरह से बैकअप कर रहा है पैलेस्टाइन ग्रुप को। पैलेस्टाइन के जो भी समर्थक देश हैं या समर्थक समूह हैं पूरी दुनिया में फैला हुआ, वो उसे ये मैसेज देना चाहता है कि भाई हम आपके साथ ही हैं, लेकिन वो भी डायरेक्टली इसराइल के साथ उलझना नहीं चाहता है। जो पता है कि डायरेक्टली उसके साथ उलझने का अर्थ यह हुआ कि एक दूसरे फ्रंट पर भी अमेरिका के साथ उसे उलझना होगा, क्योंकि वह एक फ्रंट पर तो लड़ ही रहा है अमेरिका के खिलाफ यूक्रेन में, तो दूसरा फ्रंट अमेरिका के साथ वह भी खोलना नहीं चाहता है, लेकिन बैकअप जरूर दे रहा है। और बैकअप देने की उसकी अपनी मजबूरियां हैं। उसकी मजबूरियां
चाइना को लेकर के भी हैं, चूँकि चाइना सपोर्ट कर रहा है और चाइना भी चाहता है कि सपोर्ट बैकडोर से ही हो, खुले तौर पर नहीं हो, चूँकि वह भी नहीं चाहता है कि अमेरिका के साथ सीधे के सीधे उसे भी उलझना पड़े। तो अब ऐसी ही स्थिति है। इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अमेरिका ने बड़ा ही एक बिल्कुल माकूल समय देखा कि यही वक्त है, यहीं हिट करो, और हूती यमन वगैरह पर इसने हिट किया। यमन पर ज़बरदस्त बमबारी हुई है, 50-60 ज़बरदस्त स्ट्राइक्स हुए हैं। यमन वैसे ही भी ख़त्म हो चुका है, वहाँ की स्थिति काफ़ी नाजुक है, ख़राब है। जब से हूती विद्रोहियों ने पूरे के पूरे देश को कंट्रोल कर रखा है, वहाँ की स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं है, और ये जो अटैक हुआ है उसकी स्थिति और भी बिगड़ेगी। और एक बात तो ज़रूर होगा कि इसराइल को एक सपोर्ट मिलेगा, या एक दूसरा साइड है, लेकिन अब यही है, आज की स्थिति यही है। तो ये जानना अभी ज़रूरी था कि अगर भारत भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो किस तरह से होगा। मुझे लगता है कि भारत भी इनडायरेक्टली ही इन्वॉल्व होगा। वो अपने अरबियन सी में जो कुछ भी जहाँ भी होगा उसे वो कंट्रोल करना चाहेगा। वहाँ वो अपने जो शिप्स हैं या उनके जो इंडिया के फ्लैग्स को जो बियर कर रहे हैं, जो शिप्स उसको लेकर के जो भी चल रहे हैं, तो वो तो ठीक है। दूसरे देशों के भी जो शिप्स या वेसल्स या कार्गो शिप जो भी गुजरेंगे उसको भी वो देखेगा। और यही वजह है कि जहाँ उसके 1-2 वारशिप्स उधर हुआ करते थे, 10-10 बड़े बड़े वारशिप्स अब भारत के वहाँ मौजूद हो चुके हैं। पूरे एरिया की निगरानी कर रही है भारत की सेना, भारत की नेवल सेना। तो यह तो हो ही रहा है। अब अभी देखिए इसका प्रभाव ये हुआ, अभी जो अमेरिका ने अटैक किया है कि अचानक से ऑयल प्राइसेस में सडन सर्ज हो गया एक दिन के अंदर आज। अब ऑब्वियसली और भारत में चुनाव भी होने वाले हैं। इस हालत में अगर, और भारत के जो ऑयल लिए जाते हैं वो इन देशों से, अब वैसे तो मात्रा काफ़ी घटी है, लेकिन फिर भी भारत का तो इनके साथ व्यापार चलता है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात जो हुआ, और उसमें यूएई होते हुए जो अभी हमारा वेस्टर्न एशिया में जो रेल रोड लिंक जो बनने वाला है, वो उसकी शुरुआत होने वाली है। एक तरह से उसका इनॉग्रेशन भी आप समझ सकते हैं कि हो ही गया है। तो हर हालत में भारत भी नहीं चाहेगा कि वेस्ट एशिया की स्थिति और भी तनावपूर्ण हो, गंभीर हो। चूँकि भारत के लिए वेस्टर्न एशिया के सारे कंट्री से अच्छा संबंध रखना एक अपनी उसकी आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है। और इज़राइल को भी वो सीधे तौर पर नकार नहीं सकता है, क्योंकि इज़राइल से भी भारत के कह सकते हैं कि अच्छे संबंध हैं, और अब तो मोदी जी के आने के बाद से और भी अच्छे संबंध हैं। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ये स्थिति है। लेकिन अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो अभी इसी तरह से चल रहा है। Thank you. Please subscribe my channel, like my channel and share my channel.